नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। क्या किसी की किस्मत सिर्फ इसलिए अधूरी रह सकती है क्योंकि वो मिट्टी के घरों में रहता है? उन कच्ची दीवारों और फूस की छतों के नीचे कई पीढ़ियां गुजर गई, हाथ जोड़ते जोड़ते और हक मांगते मांगते। बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए तो बस अवैध होने का एक डरावना ठप्पा। तो हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ किस तरीके से जो है सरकार का एक्शन हो रहा है और 10,000 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात हो रही है। तो राज्य सरकार का ये अभियान है जो रामनगर पहुंचा है। 25,000 वोटरों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। दशकों बाद भी लोग अपने ही आंगन में बेदखली का डर उनको सता रहा है। दुष्यंत मैनाली जो वहां पर वकील हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सलीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, आपने रिपोर्ट तैयार की है, क्या पूरा मामला है और आखिर बेदखली की बात क्यों सामने आ रही है? देखिए सचिन, मैं आपको बता दीजिए, पूरा मामला है ये आपका नहीं है, सदियों पुराना मामला है। रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र जो वनग्राम और गोटखत्तों के नाम से जाने जाते हैं। जी। और ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार अतिक्रमण हटाने के जो अभियान चला रही है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में भी एक भय का माहौल बना हुआ है कि कहीं हो सकता है कि हमारे साथ भी आने वाले समय में अतिक्रमण के नाम पे हम्म। हमारे ऊपर भी कार्रवाई सरकार कहीं ना कर दे। इसको लेकर के जो है जनता है वो लंबे समय से मांग कर रही है कि हमको जो है मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें मालिकाना हक इन जमीनों पर मिलना चाहिए जिन पे हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर हम्म। पीढ़ी रहते चले आए हैं। अब इनको जो सहारा मिल रहा है इस समय एक्ट 1/2000 कानून 2006 अधिनियम है, अधिनियम 2006, जी। उसके तहत जो एक नियमावली बनाई थी सरकार ने 2006 में, एक्ट जो था पास हुआ था। उसके बाद से जो इसके जो जानकारियां थी वो जनता तक, इन ग्रामीणों तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दोनों ही वन अधिकार कानून जो 2006 है वो पहुंचाने में नाकाम रही है। अब हम्म। लोगों को ये जानकारियां नहीं है कि उनको उनके जो अधिकार है जंगलों के ऊपर वो किस तरीके से है, उनके जमीनों पर क्या अधिकार है, इनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर जो निवास करते हैं वो अशिक्षित लोग हैं और इसी का फायदा प्रशासन उठा करके समय समय पर इनको परेशान करता रहता है। सलीम, जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ज़मीन का मसला है, जो वोटर्स की बात है, जो लोग परेशान हैं, तो क्या ये माना जाए कि जहां ये लोग बसे हुए हैं वो ज़मीन वाकई में सरकार की अंतर्गत आती है, या फिर ये जो लोग रह रहे हैं इनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, कोई कागज़ ही नहीं है? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जमीन जो है ये सरकारी है, लेकिन जो वनग्राम और गोड खत्ते हैं ये आज के नहीं है, ब्रिटिश काल के समय से हैं। हम्म। इसमें मैं यहाँ स्पष्ट ये भी कर दूं कि इसके साथ साथ ही दूसरी बात यह है कि जो वन अधिकार कानून 2006 बनाया गया था वो ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया था जो वन विभाग की भूमि पर या तो गोठखत्तों में रह रहे हैं या वन ग्रामों के रूप में रह रहे हैं। उनके लिए जो ये कानून था ये बनाया गया था और इसमें प्रावधान दिया गया है कि 75 वर्षों से अगर कोई परिवार वन भूमि पर काबिज काज चला रहा है तो हम्म। उसको जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। और उसमें ये भी एक प्रावधान है जी। कि लगभग 4 हेक्टर तक अगर उसके पास भूमि है तो उस पर वो अपने जीवन यापन करने के लिए फसल बो सकता है, चारा उगा सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं उस कानून के अंदर। तो अब सलीम, इसी का ये मुद्दा लोग क्या उस यहाँ। कानून को फॉलो कर रहे हैं कि भाई 75 साल से भी अधिक हो गए हैं और जी बिल्कुल। हाँ, तो इस सब बिल्कुल चीज़ों को सचिन, मैं फॉलो आपको कर रहे यही। हैं? जी सचिन, मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना, इसमें यही समस्या है कि इन लोगों को उस कानून के बारे में जानकारी दी नहीं गई थी, जबकि ये जो कानून है ये केंद्र सरकार ने बनाया था और ये देश के हर राज्य पर जो है लागू होता था। लेकिन उत्तराखंड में इसके जो जिनके ऊपर जिनके कांधों पर इसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाए, लोगों को ये बताए, जी। चाहे वो वनवासी हो चाहे वो खत्तेवासी हो, कि जंगलों के ऊपर उनके क्या हक हकूक है और उनका कितना अधिकार है। ये जो पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, चाहे वो वन विभाग हो चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकार हो, ये हम्म। इनके प्रतिनिधि इन गांवों तक इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। ठीक और है। अब इसका जो मुद्दा उठाया गया है इस समय आकर के, जी। जब लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जो एडवोकेट दुष्यंत मैनाली हैं हम्म। उन्होंने अब इसका मुद्दा उठाया है और इसमें जो है अभी हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसमें कमेटी गठित होगी और वो कमेटी जाकर के इनके दावे भरवाएगी वनाधिकार कानून के, और जी। वो जांच करेगी कि हाँ ये लोग कब से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। जी चलिए, ठीक है सलीम, आप बने रहिएगा हमारे साथ एस लाल जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं मालिकाना हक संघर्ष समिति के। तो एस लाल जी, आपने पूरा प्रकरण देखा समझा, आप तो उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अध्यक्ष भी हैं मालिकाना हक संघर्ष समिति के। तो क्या नजर आ रहा है सर, क्या कोई नोटिस वगैरह चस्पा किया गया है या कोई अधिकारी आए थे ये कहने के लिए कि भैया बोरिया बिस्तर समेट लो? ये कुछ ही दिन पहले आप कल परसों जो है पिछड़ी में हमारे कई लोगों को उन्होंने फिर दोबारा से नोटिस बांट दिए थे। जी। जबकि वना अधिकार कानून के तहत जो है आपके 2006 का जो कानून है उसके तहत इनको
कोई अभी ऐसे राइट्स सरकार की या वन विभाग के द्वारा न इनको बताया गया है न इनको दिए गए हैं। जबकि ये सारे जितने भी हमारे टोगिया पद्धति के हैं, गोठ हैं और बनग्राम हैं, बनखत्ते हैं, जिनमें हजारों की तादाद में लोग निवास कर रहे हैं उत्तराखंड में, जी। तो लेकिन उनको अभी तक कोई ऐसा उनको कोई मालिकाना हक या भूमिधरी अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि मिल जाना चाहिए था। ना ही सरकार इसमें भूमि सेटलमेंट का कोई अभी प्रावधान रखा गया, न भूमि सेटलमेंट की गई है। जबकि उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो चुके हैं और ये गांव हमारे 1968-67 में ये बस गए थे। जी। तो एसलाल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर एक डर है ऐसा कि भाई ऐसा हो सकता है, या फिर कोई अधिकारी वहाँ पर आकर आपको बोल कर गया है कि भैया ऐसे देख लीजिए यहाँ पैमाइश होगी, ये सब कुछ होने वाला है, ये हम करने वाले हैं? बिल्कुल वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इतना डराया धमकाया जाता है, जैसा कि उसमें तो उस वक्त जब देश हमारा आजाद नहीं था, ब्रिटिश शासनकाल में भी उस तरह की उत्पीड़न लोगों का नहीं किया गया जिस प्रकार से आज वन विभाग हमारा उत्पीड़न करता है इन वनगांवों में रहने वाले लोगों का। एक बहुत बड़ी विडंबना है ये। हम कहेंगे कि भाई आजाद हिंदुस्तान में आज भी हमें आजादी नहीं मिल पाई है। तो एसलाल जी, अब देखिए, जब इतनी बड़ी समस्या है और जैसा कि हम रिपोर्ट में भी देख रहे हैं कि 25,000 के आसपास वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे इससे, तो एसलाल जी, आप क्या क्षेत्र के जो बीजेपी के नेता हैं, सत्ता के या विपक्ष के, क्या उनसे आप लोगों ने मुलाकात नहीं की इस मामले में? कई बार मुलाकात की गई, बल्कि जो हमारे वर्तमान के जो सांसद हैं, चुनाव से पहले एक मालधन हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मैं राम की सौगंध दिखाता हूँ, वन गांव वन खत्ते के रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और उनको राजस्व गांव बना करके इनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था। लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि कार्रवाई हुई तो इनको हटाने के लिए। पिछले दिनों में हमारे 53 लोगों को पुछड़ी के क्षेत्र से, जो कि 50-60 सालों से रह रहे थे, जिनके पक्के घर भी उन्होंने बना लिए थे, उनको तो उजाड़ दिया गया है। जी। तो ये स्थितियां हमारे सामने आज आ रही हैं। तो इसमें वन विभाग के लोग ही आते हैं या फिर जो प्रशासन के एसडीएम, तहसीलदार, जो लेखपाल हैं, उन्होंने भी कोई नोटिस वगैरह चस्पा किया है? नहीं, ये तो वन विभाग ही नोटिस देता है और वन विभाग ही जो है प्रशासन से मदद मांगता है। उसमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है उनको, सारा वो लेकर के लोगों को हटाया जाता है। तो एसलाल जी, क्या सभी लोग जो हैं वहाँ पर इसी तरीके से वन भूमि की जो सरकारी ज़मीन है उस पर बसे हुए हैं? और जब आप लोग बसे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या इस बात का अंदेशा भी था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा? नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचा था। जब उस वक्त देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उन्होंने उस वक्त जो लोग बैठे उनको लिखित रूप से एक कागज भी दिया, जो हमारे पास वो साक्ष्य आज भी है, कि उनको हटाया नहीं जाए, ये लोग जहाँ बैठे हैं इनको बैठने दिया जाए। जो खेती कर रहा है या छोटी छोटी जिनके पास जोते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, इनको इसी प्रकार से बने रहने दिया जाए, ये उस वक्त की सरकारों ने कहा था। लेकिन ये आज की गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अतिक्रमणकारी हैं, आप इस सरकारी जमीन को खाली करिए। तो एसलाल जी, अब जो लोग वहाँ पर हैं, क्या जो आबादी बढ़ रही है वो सिर्फ गाँव की ही बढ़ रही है या बाहर से, अदर स्टेट से भी आकर लोग वहाँ रह रहे हैं? उसमें ये है कि कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है लोगों के द्वारा। जो पुराना अतिक्रमण था, या मतलब पुराने समय में जो लोग बैठे थे, वो अपने ही परिवार के लोगों को ला करके वो उसी जमीन में उनको बैठाला है, उन्होंने बैठे हैं कहीं, अगर कहीं हुआ तो। नहीं तो ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है कि आबादी बड़ी हो, या आबादी तो पहले से बड़ी थी, क्योंकि एक व्यक्ति के 4 बेटे हो गए तो अब 4 परिवार हो गए उसके, इस तरह से बड़ा ये आबादी बड़ी है। चलिए, ठीक है एसलाल जी, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संजय नेगी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आप तो एक जनप्रतिनिधि भी हैं और प्रमुख भी रहे हैं, तो गांव की तस्वीर और सब चीज़ें आप लोगों ने देखी और समझी हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है संजय जी कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? संजय जी, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है संजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। सलीम अहमद साहिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम, अब जो सवाल मैंने प्रमुख साहब से पूछा और मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि जो परिस्थितियां हैं, क्या सरकार तक उनकी बातें नहीं पहुंच रही हैं? जो नुमाइंदे हैं सरकार के, सत्ता के लोग, क्या वो आश्वासन कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं?
जी, देखिए, अगर आश्वासन की हम बात करें तो कई बार जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, इनको यहाँ पे मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन करनी और करनी में फर्क होता है। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए थे उन दावों को, उन वादों को कभी धरातल पर उतारा ही नहीं गया है, और ये लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं डर के माहौल में जीने को मजबूर है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरीके से सरकार लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है और सैकड़ों की तादादों में घर भी टूटे हैं। अभी अगर हम रामनगर की बात करें तो पूसली में से भी लगभग 52 परिवारों को जो है बेदखल कर दिया गया वन भूमि से। तो कहीं ना कहीं जब जो चलिए सभी ठीक लोग है, वन भूमि पे सलीम मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। संजय नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। आप बने रहिएगा हमारे साथ सलीम। तो संजय नेगी जी, अभी मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा था कि आपने तो गांव की तस्वीर देखा है, सब कुछ जानते हैं, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो सर ये जो समस्या हो रही है इसके पीछे क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप? संजय जी का लगता है बार बार संपर्क टूट रहा है। तो सलीम, अब ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि भाई 25,000 वोटरों की बात है, अब कह दिया है वोटर्स ने तो कि सरकार को वोट नहीं मिलेगा। क्या इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है नेता वहां पर? ये तो जब जनता परेशान होगी कहीं ना कहीं तो वो कहते ही हैं लोग कि हम अपने वोट का अधिकार करेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम में जो मुद्दे होते हैं विपक्ष को जो है बहुत मजबूत करते हैं उस समय पे, क्योंकि विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरता है। जो सत्ता जी। में बैठी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग जो सत्ताधारी पार्टी इनसे वादे कर रही है अगर वो पूरे करती, क्योंकि चुनाव का अभी लगभग 1 साल बचा हुआ है और उससे पहले अगर उनके वादे पूरे हो जाते हैं जो लोगों ने मांग की है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार जो भाजपा के विधायक हैं लगातार तीसरी बार यहाँ से रामनगर सीट से विधायक बने हैं। 25 साल जो है राज्य को बने हुए, उसमें 15 साल से एक रामनगर सीट पे 15 साल से विधायक हैं भाजपा के। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए ये मजबूत सीट है कहीं ना कहीं। तो अगर इस तरीके का मेरे हिसाब से रिस्क नहीं लेगी सरकार, और जी। आने वाले समय में हो सकता है इसका निर्णय करेगी कोई ना कोई। तो सलीम, क्या आपकी विधायक जी से बात हुई इस विषय में? जी, देखिए, हमारी विधायक जी से बात हुई है, हमने इनसे संपर्क किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है लगातार इस मुद्दे को जो है उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी के लिए भी उन्होंने कहा कि हमने उनके समक्ष भी ये मामला रखा, और उन्होंने कहा ठीक है है, कि सलीम एक जल्दी। मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा। दुष्यंत मैनाली जो अधिवक्ता हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहे हैं, क्या इन लोगों की वाकई में गलती है या फिर सरकार को कोई स्टेप लेना चाहिए? इसमें जो वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके बाद नियमावली बनी हुई है जी। तो उसके तहत राज्य में अभी भी जो वन अधिकार के पट्टे हैं उनका आवंटन नहीं किया जा रहा है लगातार। और उसके कारण हो ये रहा है कि जो अधिकारी हैं वो उनको फॉरेस्ट के ज्यादातर ऑफिसर्स इंक्रोचर समझते हैं। और इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम के जो अनुपालन की जिम्मेदारी है वो समाज कल्याण विभाग को दी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और समाज कल्याण विभाग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जी। जिसकी वजह से न तो उन पट्टों को रिसीव करने की कोई प्रक्रिया अभी तक बनी है, न उन दावों को तय करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया एक्ट के हिसाब से बनाई गई है। जी। सबसे पहले जो रूल्स हैं एक्ट में बने हुए उसके मुताबिक पहले जो जितने ग्राम हैं, वन ग्राम है, टोंगिया पद्धति के ग्राम है और फॉरेस्ट विलेजेस हैं और खत्ते गोट जहाँ भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं, वनवासी रहते हैं, उन सबकी लिस्ट बनानी है, वो नोटिफाई होकर प्रकाशित होनी है। परंतु अभी तक कोई लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई यूनिफाइड। लेकिन उसके बावजूद एक सरसरी तरीके से 6,000 से ज्यादा दावे तय कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, बिना ये देखे कि वो लोग जिन्होंने दावे पेश किए हैं वो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे। जी। और एक्ट ये भी कहता है 2006 का कि जब तक उन दावों का निस्तारण नहीं हो जाता लॉजिकली या उनकी अपीलें तय नहीं हो जाती, तब तक कोई बेदखली नहीं की जाएगी दावा पेश करने वालों की या जो एक्ट के दायरे में आते हैं उनकी। लेकिन न तो दावे प्रॉपरली रिसीव किए गए हैं, न कमेटी बनाई गई है, न उसमें कोई विचार किया गया, निर्णय लिया गया। लेकिन एक बार सरसरी तरीके से हजारों दावे खारिज करके सीधे उन लोगों को इंक्रोचर घोषित कर दिया, जबकि वो पीढ़ियों से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं जिनको फॉरेस्ट लैंड। तो दुष्यंत जी, इसमें हाई कोर्ट का क्या मानना है? जब आपने वहाँ अपनी बात रखी और तो क्या कुछ कहना है कोर्ट के जो वहाँ पर जजेस हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट के दायरे में आते हैं जो लोग पीढ़ियों से वन क्षेत्र पे, वन उपज पे निर्भर हैं, क्योंकि उत्तराखंड का 71% इलाका फॉरेस्ट कवर है जिसमें कई लोग निवास करते हैं पीढ़ियों से। तो उन लोगों को कोर्ट ने ये आदेश किया कि जब तक उनके दावे रिसीव नहीं किए जाते, सुने नहीं जाते, उनका पक्ष नहीं सुना जाता और जब तक निस्तारण नहीं किया जाता, तो तब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक उनकी बेदखली नहीं की जाएगी। और दूसरा, कोर्ट ने ये भी आदेश किया है कि कई जगह चारा बोने के, जानवरों के लिए चारा बोने के जो फॉरेस्ट में राइट्स हैं उन पे वन अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, कई जगह उनकी फसलें जोती गई है। तो उस पर भी कोर्ट ने 9 जनवरी को आदेश पारित किया है कि उनको
फसल बोने से नहीं रोका जाएगा, सेल्फ कल्टीवेशन का राइट उनको रहेगा और अपने प्रयोग के लिए फसल और चारा बोने के लिए उन पे कोई रोक नहीं रहेगी। जी, तो दुष्यंत जी, अब क्या लोगों के लिए राहत है और कितने दिन तक अब ये राहत होने वाली है और आगे इसमें क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अभी? कोर्ट ने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को एक बार तलब किया था इस मामले में और उनकी अंडरटेकिंग भी ली है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया दावे रिसीव करने की, सुने जाने की, उनके निस्तारण की पूरी नहीं हो जाती है तो तब तक कोई बेदखली नहीं की जाएगी। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ने खुद भी एक अंडरटेकिंग दी है कोर्ट ने। जी, तो अभी कोर्ट जब तक इस सारे मामले को सुन रहा है, उनसे जवाब मांगा है राज्य सरकार से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो तब तक ये अंतरिम राहत लागू रहेगी। तो दुष्यंत जी, आपको लगता है कि जो काम सरकार से हो जाना चाहिए था उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? जी, निश्चित, क्योंकि ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है। इसको बनाया इसलिए गया है कि जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जिनकी पढ़ाई लिखाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, जो लोग जंगलों में रहते हैं, नेटवर्क में तक नहीं रहते हैं, तो उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। और एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है, उसके कन्वेंशन के तहत किया गया है। तो जो वन क्षेत्र में रहने वाले निवासी हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वेलफेयर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने एक कल्याणकारी अधिनियम पारित किया। तो उसकी भावना भी है कि राज्य सरकारें प्रोएक्टिवली आगे आके उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करें। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सिर्फ ऐसी चीजें और ऐसे नोटिसेस जो हैं वो कई बार डराने के लिए भी होते हैं कि देखिए अब आगे और ज्यादा जो है अतिक्रमण नहीं होगा या बाहर से आकर लोग यहाँ नहीं बसेंगे, तो क्या ऐसी जो जानकारी हैं इस लिहाज से भी देखी जाती हैं? इसमें दो तरह की चीजें हैं। जो इन्फोर्समेंट है उसके लेवल पे कमी है। अगर आप 5-6 सालों तक नए अतिक्रमण होने दे रहे हैं और अगर उन अचानक से कभी कोई इंक्वायरी होती है, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, तब वो सामने आ रहा है, तो जो अधिकारी हैं जिन्होंने अतिक्रमण होने दिया है फॉरेस्ट के, वो भी उसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, जिनके वहाँ पे राइट्स हैं, कम से कम उनको तो बिना कंसिडर करे हुए उनके दावों को उनको अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए दुष्यंत जी, आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जो कानूनी दांव पेच है इसमें आपने सभी दर्शकों के सामने रखे। सलीम, अब जो अधिवक्ता भी कह रहे हैं और सरकार के हाथ में सब कुछ है, उन्होंने कहा कि यदि सरकार इसमें कुछ एक्शन लेगी तो शायद कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, तो क्या आप ये कोशिश करेंगे कि भाई सरकार के लोगों तक ये बात और अच्छे से पहुंचाई जाए? बिल्कुल, देखिए सचिन, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जब वन अधिकार कानून 2006 बनाया गया था तो उसका उद्देश्य ये था कि उन लोगों को अधिकार मिले और सरकार के थ्रू मिले। ये लगभग कई राज्यों में इसमें लागू हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से लागू होना चाहिए था, क्योंकि 70% अगर आप फॉरेस्ट लैंड मान रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उसके बाद इसमें यहाँ सबसे ज्यादा इस कानून की जरूरत थी। लेकिन ये कानून धरातल पर यहाँ पे उतर ही नहीं पाया और अब भी वक्त है कि अगर वक्त रहते अगर इस कानून पे काम होता है तो सरकार को भी हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जनता ये चाहती है कि उनके जो अधिकार हैं वो जो सरकार उन्हें देगी, जनता उसी का फेवर करती है। तो अब सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जो है 2027 के, वो 26 के जो है वो सर पे आ चुके हैं। और अगर इस तरीके से सरकार का जो रवैया है अगर वो ढीला रहेगा तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो है उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और जनता जो है इसका जवाब भी दे सकती है उनको। तो सलीम, जो ये इतने समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या किसी बीजेपी के नेता ने जहमत नहीं उठाई कि भाई लोगों के बीच जाकर बात तो की जाए, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री से मिलकर भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई बीजेपी का कब्जा है यहाँ पर काफी समय से? ये देखिए, अगर नेताओं की हम बात करें तो कई नेता ऐसे हैं जो लगातार जो है मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर ये बात रखी और लगातार वो इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि जल्दी इस पे कोई निर्णय होगा, जल्दी इस पे कोई निर्णय होगा। हमारी वार्ता मुख्यमंत्री से हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वन ग्रामों को, गोड़ खत्तों को, जो पुराने लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन ये वादे कितने धरातल पर उतरे वो मायने रखता है कि वादे जो किए गए हैं वो पूरे हुए या नहीं। ठीक है सलीम, ये बहुत बढ़िया आपने कही कि लोग आते हैं, नेता आते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितना ज़मीन पर उतरेंगे ये वायदे, और जो वक्त अब आने वाले समय में देखना इन लोगों को है कि भाई क्या इनके पक्ष में सरकार फैसला करती है। बहुत शुक्रिया सलीम आपका इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।